तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, इंडक्टर और सेल्फ इंडक्टेंस। तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के दो एलिमेंट्स अभी तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से एलिमेंट थे? एक तो था रजिस्टर और दूसरा था कैपेसिटर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का तीसरा एलिमेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कैपेसिटर के केस में हमने देखा था कि एनर्जी स्टोर करता है। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता था। ठीक है, उसी तरह से इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो इंडक्टर का जैसे स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो इसको आप इमेजिन कर लें जैसे कोई वायर का कॉइल हो, है ना, वो स्ट्रक्चर रहता है इंडक्टर का। जैसे ये वायर कॉइल, और ये सर्किट्स में भी, है ना, इसी तरह से डिपिक्ट होता है, एक वायर कॉइल के रूप में डिपिक्ट होता है। पर जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वायर कॉइल के रूप में ही कोई एलिमेंट हो तो उसकी इंडक्टेंस होगी। जैसे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर्स में सबसे कॉमन स्ट्रक्चर क्या हुआ? जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इसी तरह से इंडक्टर का सबसे कॉमन स्ट्रक्चर तो वायर कॉइल हो गया, पर कोई भी एलिमेंट जिसमें कोई वायर लूप हो, ठीक है, वो इंडक्टर के रूप में एक्ट करेगा और उसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो होगा। ठीक है, अपन एग्जांपल्स देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। पर आपको विजुलाइज करना हो तो इंडक्टर को आप वायर कॉइल के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। जैसे सोलेनॉइड हुआ, है ना, सोलेनॉइड का अपन ने फोटोग्राफ भी देखा था जब सोलेनॉइड डिस्कस किया था। तो इंडक्टर जो है वो उसी टाइप का होता है। तो ये जो इंडक्टर है, सपोज इसके थ्रू हम करंट पास करते हैं, तो ये करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और हर लूप के साथ में एक फ्लक्स जो है वो एसोसिएट हो जाएगा, है ना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू जो उस लूप का एरिया होगा, है ना, उसके बराबर होगा। तो टोटल फ्लक्स जो इस इंडक्टर के साथ में लिंक होगा वो कितना होगा? एक लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है वो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, और तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स linked with the inductor, linked with the inductor। ठीक है, अच्छा, ये जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना करंट जो है वो इंडक्टर के थ्रू पास कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है वो इंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम ये लिखें, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है वो इंडक्टेंस है, उसको L से डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या हो गया किसी भी इंडक्टर के लिए? N∅B, है ना, ये न्यूमरेटर में जो है वो है टोटल फ्लक्स लिंक विद द इंडक्टर। ठीक है, और डिवाइड बाय उसमें कितना करंट पास हो रहा है। इस तरह से इंडक्टेंस डिफाइंड है, और इसकी यूनिट क्या हुई? इसकी यूनिट हुई हेनरी। तो 1 हेनरी जो है ना, इस वाले डेफिनेशन से क्लियर है, वेबर पर एम्पियर। ठीक है, और अभी थोड़ी देर में एक और तरह से इंडक्टेंस डिफाइंड होती है ना, उसको भी देखेंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इसको 1 हेनरी जो है 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर भी होता है। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरी डेफिनेशन, है ना, अभी थोड़ी देर में देखते हैं अपन। तो जैसे कैपेसिटर के साथ में आप कैपेसिटेंस के साथ में इसको कंपेयर यदि करना चाहें, तो कैपेसिटेंस क्या होता था? Q/V। ठीक है, तो इसको ब्रॉड टर्म्स में हम किस तरह से विजुलाइज करते थे कैपेसिटेंस को, कि कैपेसिटेंस हो गई किसी भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। ठीक है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये थी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। ठीक है, इंडक्टेंस को आप विजुलाइज करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि फ्लक्स
लिंक करने की कैपेसिटी किसी एक पर्टिकुलर करंट पे, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लें तो यदि कोई इंडक्टर है जिसके सपोज 2 कॉइल्स हैं, ठीक है, तो n जो है वो 2 है उस केस में, बाकी शेप सर्कल का वगैरह सब सेम है। और कोई दूसरा इंडक्टर है जिसके सपोज 10 कॉइल है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सेम करंट पास कर दिया, दोनों सेम करंट पास कर दिया, ठीक है। तो एक सिंगल कॉइल में फ्लक्स जो है वो दोनों केस में सेम है, बिकॉज इसका एरिया सेम है सर्कल का, जो लूप जो बन रहा है, बट नंबर ऑफ कॉइल दूसरे में ज़्यादा है, तो दूसरे की लिंक्ड फ्लक्स की कैपेसिटी ज़्यादा है सेम करंट पे, दिख रहा है। तो इस वाले केस में इसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, और ये कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण फिर उसके अलग बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो है ना, बहुत क्रूड फॉर्म में आप इस तरह से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। फ्लक्स होल्ड करने की कैपेसिटी है बेसिकली। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इस इंडक्टर को एक सर्किट में जोड़ते हैं, ठीक है, और सर्किट में जोड़ करके देखते हैं कि मतलब ये किस तरह से बिहेव करता है ना, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सर्किट पे। ये हमने इंडक्टेंस को एक सर्किट में डाल दिया, ठीक है, इसका ईएमएफ सपोज ई है बैटरी का, है ना, रेजिस्टेंस आर, और इसका इंडक्टेंस जो है एल है, ठीक है। अपन ने स्विच को क्लोज किया। अच्छा, सपोज इंडक्टर का जो ओरिएंटेशन है वो इस टाइप का है कि करंट इसमें जब पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती, करंट जैसे जैसे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज कोई भी एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सपोज इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है पेपर के थ्रू, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में, और ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा होगा, जो इस चेंज को अपोज करे, ठीक है। और यही चीज जो है वो इंडक्टेंस के केस में होगा। तो ये जो इंडक्टर है इसके साथ में टोटल फ्लक्स लिंक्ड कितना है, n इंटू 5e, ठीक है, ये टोटल फ्लक्स लिंक्ड है। तो ईएमएफ जो है इस इंडक्टर में जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा एज पर फैराडे लॉ, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अभी डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना, डायरेक्शन अपोजिट होगा चेंज के। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, d∅ by dt इज इक्वल टू n d∅ by dt, ठीक है। और इंडक्टेंस अपन ने कैसे डिफाइन की थी, n∅b Li के बराबर था, ठीक है। तो L di/dt ये n d∅b/dt के बराबर होगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं L di/dt, ठीक है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें इंडक्टर में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, L di/dt, ठीक। अच्छा, और दूसरा है ये ईएमएफ चेंज को अपोज करेगा, मतलब फैराडे लॉ का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि कोई भी चेंज हो रहा हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उस चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है इंडक्टर के थ्रू, जो है वो करंट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है ना, di/dt। तो जो ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो इस चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे इसको डायरेक्शन के साथ हमको लिखना हो इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो हो जाएगा -L di/dt, मतलब यदि I इंक्रीज कर रहा है तो इस माइनस का मतलब ये है कि इस चेंज को अपोज करेगा। तो यहाँ पे यदि हमको डायरेक्शन शो करना हो इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यदि उसको हम बैटरी इक्विवेलेंट के रूप में हम लिखें तो है ना, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडक्टर करंट के राइज को अपोज कर रहा है। इसका मतलब रियल सेंस में मतलब क्या निकला, तो जैसे इसको यदि आपको विजुलाइज करना हो तो ऐसा करें, जैसे इस रजिस्टर की जगह पे अपन एक बल्ब लगा देते हैं और बल्ब में कोई रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो ये जैसे अपन ने बल्ब लगा दिया, ठीक है, यदि ये इंडक्टेंस नहीं होता, है ना, यदि इंडक्टर यहाँ पे नहीं होता
तो सपोज ये बल्ब को जलने में इंस्टेंटेनियसली बल्ब जल जाएगा ऑलमोस्ट। बल्ब को जलने में सपोज 0.01 सेकंड लगते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। जलने में इतना सेकंड लगने का मतलब क्या निकला है कि पीक करंट को पहुंचने में 0.01 सेकंड लगा, ठीक है। इतने टाइम में पूरी तरह से जल गया ये। यदि हम इंडक्टर लगा देंगे तो डिपेंडिंग ऑन कि इंडक्टर कितना स्ट्रांग है, ये पीक करंट पहुंचने में जो पहले 0.01 सेकंड लगा, इंडक्टर के कारण अब इसमें टाइम लगेगा। और इंडक्टर कितना स्ट्रांग है ना, जो सपोज इंडक्टर के बाद में 0.1 सेकंड लगे, है ना, या इवन 1 सेकंड लगे पीक करंट पहुंचने में, है ना, बहुत स्ट्रांग होगा, तो करंट के राइज का जो रेट है उसको वो रोक देगा, ठीक है। तो आप, है ना, विजिबली आप देख सकते हैं कि बल्ब जो है वो सेकंड टाइम में ज्यादा स्लोली, है ना, पीक ब्राइटनेस की तरफ जाएगा। तो इसका एक्चुअल मतलब ये निकला, ठीक है। ये ईएमएफ के अपोज करने का जो एक्चुअल फिजिकल रिजल्ट जो है वो ये है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में टाइम लगता है यदि हमने इंडक्टर लगा दिया। और क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो है इस चेंज को अपोज कर रहा है, इस ईएमएफ को जनरेट करके अपोज कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करके। तो दो बेसिक रिलेशंस हैं, ये बार बार यूज होंगे, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन बार बार यूज होगा, है ना, इनको ध्यान में रखें।